रेडी। हाय एवरीवन, एक और चर्चा। 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 12 क्विज 4। ठीक है, देखो पिछला मैंने 10 मिनट का लगभग 9.5-10 मिनट का वीडियो डाला था। वो बीच में बना तो रहा था, वो लंबा वीडियो बनाया था, लगभग 14 या 15 मिनट का बन चुका था और वो बीच में कट हो गया। तो फिर मैंने उसको एडिट करके 9.5 मिनट का डाला, जिसमें 2 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। मेरे में मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज 32 है, तो लगभग 20 तो मोबाइल ही भर देता है, सॉफ्टवेयर वगैरह ये वो काइन मास्टर से। 10 बचता है, 10 में इसको एडिट वेडिट करना होता है, तो मेरे पास स्टोरेज नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगा 10 मिनट के, 12 मिनट के। ठीक है, तो अगला क्विज करते हैं, मेरे साथ कोऑपरेट करना। देखो ये चौथा क्विज है। इससे पहले मैंने 3 क्विज कराए हैं, सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर के सब करा दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम्ब्स के फोर्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं। ये लास्ट चैप्टर, इसमें बचे कुचे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है, ये देखो एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल क्या कहता है? ये कहता है कि एक थ्रेड से, एक सिल्क के थ्रेड से एक चार्ज, 2 चार्ज है और इस सिल्क के थ्रेड की लेंथ 5 है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। 2 चार्ज थे, प्लस क्यू लटके हुए हैं। ठीक है, इसको जैसे लटकाया इन्होंने, एक दूसरे पर रिपल्सन बनाया, तो रिपल्सन बनाया। ठीक है, इनका एम जी नीचे लग रहा है, अब यहाँ से मैं क्योंकि इक्वल चार्ज है और दोनों का मास सेम है, तो इक्वल यहाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले कितनी थी? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले 0.2 मीटर थी रिपल्सन के बाद में। ठीक है, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, अब ये 0.5 है, ये 0.1 है, तो ये वाला कितना होगा? हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, तो ये निकल के आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये वाली लेंथ भी हमारे पास आ गई है। अब ये बोलता है मुझे बताओ कि इस पे चार्ज, ये चार्ज कितने, इनकी वैल्यू क्या है? ठीक है, ओके, ये चार्ज की वैल्यू हम निकालते हैं। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो एक तरीका क्या है, इस mg को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये 11th क्लास में बताया जाता है हमें। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, ये जो यहाँ पे टेंशन, धागे में टेंशन ऊपर की तरफ होगी, धागे में टेंशन ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे थे? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, mg को वेट भी बोल सकते हैं, ऊपर टेंशन लग रही है, उसके बावजूद ये रेस्ट पे है। इसका मतलब तीनों के तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? अब देखो इसको यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने, ठीक है, यहाँ, और इस टेंशन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल था। ठीक है, ये ट्रायंगल था MNA और B, ये MNA ट्रायंगल था। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल जिसके ये वाला एंगल दोनों के सेम होंगे और ये परपेंडिकुलर है, पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये था, mg नीचे होगा, दोनों परपेंडिकुलर था और ये इससे परपेंडिकुलर है। जब दो एंगल सेम होते हैं, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है। मतलब कि ये क्या है? mg अपॉन ये वाली कोरोस्पोंडिंग साइड है mn। ये 11th क्लास में, ये 10th क्लास में कराया जाता है हमें। जब दो सिमिलर ट्रायंगल हो तो उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है। ठीक है, रेशियो कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। तो mg अपॉन mn, ये Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो Fe अपॉन Na। ओके, और क्या बच गया? ये क्या था? ये टेंशन, टेंशन मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी, इज इक्वल, और ये साइड इसका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की साइड और ये इनका रेशियो सेम होगा, यानी कि टेंशन अपॉन am। एक तो तरीका है ये निकालने का इसका। दूसरा तरीका क्या है? 11th में बताया जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज। जब तीन फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे एट द सेम टाइम लग रहे हों तो उनको कैसे किसी वेक्टर के रूप में ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसको मैं Fe को पीछे शिफ्ट कर देता हूँ, Fe आ गया यहाँ पे, जैसे कि ये था, ये कैसा ट्रायंगल था? ये ट्रायंगल ऐसा था MNA। अब Fe ये था, इसको पैरेलली पीछे शिफ्ट कर दिया Fe। ये टेंशन तो पहले ही, ये टेंशन था, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन, तो टेंशन किसके पैरेलल है? AM के। ये mg ये था, इसको यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट किया, फिर ऊपर ले गया, यानी कि ये mg किसके अलोंग लग रहा है? इसके अलोंग, mn के अलोंग। ठीक है,
अब तीन वेक्टर को एक ट्रायंगल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनका रेशियो, उनके साइड का और ट्रायंगल के मैग्नीट्यूड का रेशियो इक्वल होता है, जैसे कि एफ ई अपॉन एन ए, ऐसे टेंशन अपॉन ए एम। ये क्या बोलते हैं 11वीं क्लास में ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस में है, ठीक है। ऐसे ये एम जी, इसके अलग लग रहा था एम जी अपॉन एम एन। देखो दो तरीके हो गए, एक तो ये जो 10वीं वाला, जब दो ट्रायंगल हो, सिमिलर ट्रायंगल हो, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कांस्टेंट इक्वल होता है, इससे आया ये। और ये जो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड के लॉन्ग लग रहा था, टेंशन इस साइड के लॉन्ग लग रही थी, एम जी इस साइड के लॉन्ग लग रही है, तो फिर उनको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ से हमें निकालना है क्यू निकालना है, तो एफ का यूज करना होगा हमारे पास मैक्सिमम एम जी ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि जी का हमें पता है और एम इसने दे रखा है के जी। तो हम एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तो कौन सा यूज करना चाहिए, मैक्सिमम हमें इन दो की ज़्यादा से ज़्यादा टर्म पता है, ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे, इन दो पार्ट को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो एफ ई अपॉन एन ए इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम एन। ओके, अब एफ ई एम जी और ये एन ए ऊपर चला गया अपॉन एम एन, ठीक है। ये क्यू सेम चार्ज थे, नेचर भी सेम था और मैग्नीट्यूड भी सेम था, ठीक है, और मास भी सेम है एम। तो ये कितना हो गया 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर बोले तो ए बी स्केयर, ए बी कितना था 0.2 मीटर। ओके, अब एम जी, एम इतना है, जी हमको सबको पता है, एन ए कितना है, एन ए 0.1, एम एन क्या निकाला था 0.5, ये है 0.1 ये है, तो इसको क्या करेंगे 0.5 का स्केयर माइनस 0.1 का स्केयर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0.5 का स्केयर माइनस 0.1 का स्केयर। देखो इतना कुछ हमारे पास आ गया है, ये इक्वल टू दिस आ गया है, हमें निकालना है क्यू की वैल्यू, ठीक है, ओके कर देंगे हम, ये देख लेना। अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 यानी कि क्यू स्केयर, नीचे ए बी का स्केयर यानी कि 0.2 का स्केयर, यहाँ पे कितना है, ठीक है, ये है। अब Q निकालना है हमें, तो ये बाकी सब इधर भेज देंगे, ऊपर चला गए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पूरे को लिख सकते हैं ना, पूरे को लिख सकते हैं, चलो इसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, और इसकी वजह से, या फिर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या 9 × 10⁹, ये उधर जाके नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, देखो ये आ गया, उसके बाद में ये निकाल लेना, कैलकुलेटर का काम है, चार्ज आ जाएगा तुम्हारे पास, उसके बाद में स्क्वायर को इधर भेज देना, ये रूट बन जाएगा, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू तुम आराम से निकाल सकते हो, रिलैक्स हो गए, ठीक है, ये निकाल लेना, मैंने बता दिया है, तुम्हें दिया गया था तुम्हें बताया गया था कि सिल्क के थ्रेड में दो चार्ज बंधे हुए हैं, उनको लटकाया गया है, उनके बीच में रिपल्सन आया, रिपल्सन जैसे ही आया उन्होंने वर्टिकल के साथ में थीटा थीटा बनाया, ठीक है, और फिर मास उसका दे रखा था 10⁻³ दोनों का, इतना मास दे रखा था, और थ्रेड की लंबाई दे रखी थी 0.5 मीटर, और फिर उसके बाद में उसने बताया कि रिपल्सन के बाद में दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाती है 0.2 मीटर, तो सारा कुछ उसने बताया हुआ था। पूछा था कि क्यू क्या है, क्यू का सिंपल सा तरीका मैंने दो तरीके बताए, एक तो ये वाला ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज से हम ऐसे रख सकते हैं रेशियो, और दूसरा 10वीं वाला बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा था, एम जी इधर लग रहा था, मैं एम जी को क्या करता हूँ, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया मैंने, मैं यहाँ पे लेके आ गया एम जी को,
ठीक है। ये टेंशन ऊपर था, इसको नीचे ले आया, एक ट्रायंगल ये बन गया, ये एफ ई हो गया, ये टेंशन हो गया, ये एम जी हो गया, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो दोनों दो सिमिलर ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो एक तरीका ये और एक दूसरा ये ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, तो इससे हम कर सकते हैं क्यू की वैल्यू निकाल लेना तुम, ठीक है। एक और कराता हूँ ऐसे ही। देखो एक और इसने कहा है, इसने कहा कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4m, देखो इसने क्या बोला है, एम जी। हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन थीटा 4 पाई इप्सिलॉन, ये हमें प्रूव करना है, ये इसके बराबर है। पिछले में हम आ गए थे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आया था ना लास्ट में, मैंने बोला कि कैलकुलेटर यूज कर लेना, इसने पहले दे दिया कि ये है, प्रूव करके दिखाओ। इसने बोला कि एक पिन कर दिया है मैंने, वही सेम थ्रेड ले लिए हैं और चार्ज भी मैंने ये ले लिया है भाई, प्लस क्यू, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है, दूर चले जाएंगे, मान लो ये ए और ये बी, तो ये हो गया ए बी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जब यहाँ से यहाँ पे पिन किया, वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, वो इक्वली बाइसेक्ट करेगा इसको, ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट, यानी कि ए बी बाई टू हो गया, ठीक है। उसने बोला कि इसकी लेंथ एल है। अब इसमें क्या है, ये नीचे इसमें एम जी था, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, एम जी बोले तो वेट, ठीक है, ऐसे ही इसमें वेट इज इक्वल टू एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। फिर ये क्या कहता है, जब लग रहा है एम जी इधर, तो इधर टेंशन भी आया होगा दोनों साइड में, टी टी, ठीक है। इसने बनाया इधर थीटा, तो इधर भी थीटा होगा, ठीक है, इसमें टेंशन है टी। अब देखो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा थीटा, ये थीटा इसलिए होगा क्योंकि देखो ये दो परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर, इनमें दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, इसको एक लाइन ऐसे काट रही है ना, ठीक है। तो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, इसलिए ये सेम थीटा होते हैं, ठीक है। ये 10वीं क्लास में कराए जाते हैं हमें, ठीक है, ये मैथ का था। अब क्या है, अब उसने बोला कि ये प्रूव करके बताओ, इसने क्यू भी दे दिया एल। अब देखो इसने थीटा बनाया, एल थी ये लंबाई एल थी, वर्टिकली इसका कौन सा कंपोनेंट, यानी कि थीटा इधर बनाया है, तो ये क्या होगा इसका एल कोस थीटा, एल कोस थीटा, क्योंकि ये एल इतनी थी तो वर्टिकली कितनी हाइट है इसकी, एल कोस थीटा इतनी, हॉरिजेंटली ये कितना गया हुआ है, यहाँ तक गई हुई ना, हॉरिजेंटली एक्स अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ये ऐसे यहाँ तक गई हुई है, और वाई एक्सिस के अलोंग ये पूरा यहाँ तक गई हुई है, ठीक है। तो ये तो एल कोस थीटा हो गया, ये हो गया एल साइन थीटा। ऐसे ही इसके लिए एल कोस थीटा, ये थीटा होगा बिल्कुल, ये थीटा तो ये थीटा, और ये एल साइन थीटा, तो ए बी किसके बराबर हो गई, एल साइन थीटा 2l साइन थीटा, ठीक है। अब आती है वही वाली बात, कौन सी वाली बात, या तो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज यूज कर लो तुम, या फिर जो मैंने देसी बताया था 10वीं वाला, इस एम जी को यहाँ पे शिफ्ट करो, ठीक है, पैरेलल वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं हम, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, और फिर इस ये टेंशन को यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, एम एन ए, और ये वाला ट्रायंगल एफ ई एम जी और टी, सिमिलर है तो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यानी कि एफ ई अपॉन एन ए और एम जी अपॉन एम एन, टेंशन टी अपॉन ए एम, ये हो गया, ठीक है। अब वही बात, ये दो काम आएंगे हमारे, ठीक है, इन दो से निकाल लेंगे हम, एम जी, इसको यहाँ भेज देता हूँ मैं, एन ए अपॉन एम एन, ओके, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, एफ ई में वही लगाना, 1 बाई रिपल्सिव फोर्स 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्क्वायर, यानी कि ए बी का
ए बी का स्क्वायर यानी कि 2l साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि l साइन थीटा 2l साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, न्यूमेरिकल में किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को लास्ट तक मत रखा करो, सवाल जो है न्यूमेरिकल जो है आसान हो जाता है, वरना कैलकुलेटर उठाना पड़ सकता है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो सारे कांस्टेंट अभी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल हो सके कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखो, वैल्यू मत रखो उनकी। एन ए अपॉन एम एन, एन ए क्या है देखो, एन ए एल साइन थीटा अपॉन एम एन किसके बराबर था, एल कोस थीटा के, एल का ये कंपोनेंट एल कोस थीटा एन एम के बराबर होगा, और इधर ये एन ए के बराबर होगा एल साइन थीटा। ठीक है, तो एल कोस थीटा, एल से एल कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे वही 1/4 ये क्यू स्क्वायर, नीचे हो गया 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर भाई यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एम जी साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा, और मुझे लगता है कुछ बचा है नहीं। ठीक है, इसने बोला था नीचे की तरफ कैमरा कर लेना। अब ये सारे के सारे क्यू स्क्वायर को छोड़ के इधर भेज देते हैं हम, क्यू स्क्वायर यहीं पे रहेगा, एम जी टेन थीटा पहले से इधर था, 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये भी भेज दिया मैंने, 4 पाई इप्सिलॉन, ये देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, क्या ये सेम है, फोर एम जी टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन सेम हो गया पूरा। दो चार्ज दिए हुए थे, क्यू सेम नेचर था, तो रिपल्सिव फोर्स, सेम नेचर वाले चार्जों में रिपल्सिव फोर्स होता है। थ्रेड की लंबाई एल दे दी हमें, बोला कि दोनों एक दूसरे वर्टिकल के साथ में थीटा बनाते हैं, थीटा बना दिया हमने। फिर हमें पता है कि ये एल है, तो ये एल कोस थीटा हो जाएगा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा, टोटल दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, इतना, और फिर हमें ये भी पता था, फिर बाद में क्या बचता है, किसी सेम ऑब्जेक्ट में सेम टाइम पे अगर 3 फोर्स लग रहे हैं तो उनको 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो सिमिलर ट्राइंगल के तरीके से, या फिर जो ट्राइंगल ऑफ फोर्सेज है। ठीक है, ये एफ को इधर शिफ्ट कर दिया, टेंशन तो पहले से ही यहाँ पे था, एम जी को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, वो वाला तरीका लगा सकते हैं, तो ये भी हो गया है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ। ये न्यूमेरिकल लास्ट होगा, उसके बाद में इस चैप्टर में कुछ है नहीं बताने को, फिर नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है। अभी पिछले 2 सवालों में भी 2 आइडेंटिकल ही थे, दोनों का सेम नेचर था, प्लस क्यू था, सेम बात है ये तो। ठीक है, फिर ये कहता है दोनों वर्टिकल के साथ में सेम नेचर है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, सेम नेचर है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा। ठीक है, इसने क्या बोला है, वर्टिकल के साथ में 30 बनाते हैं, दोनों के डिस्टेंस को परपेंडिकुलर इक्वली बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट बोलेंगे इसको, और ये 30 बनाता है यानी कि 15। ठीक है, पहले इसने इसको वैक्यूम में, दोनों को वैक्यूम में लटकाया हुआ था। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वैक्यूम में है, इनके बीच में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों के फोर्स को कोई नहीं रोक रहा है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन दो जो चार्ज के बीच में नहीं है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये क्या करता है, और क्या क्या बताया पहले वो देखते हैं इसमें। ठीक है, इसने बताया है, इसने इसके अलावा कुछ नहीं बताया, इसने बताया बस कि हाँ, इसकी जो डेंसिटी है, चार्ज मटेरियल की डेंसिटी 1600 kg पर क्यूब मीटर। ठीक है, ये बताया इसने। और इसने दूसरा बताया है जो, अब ये क्या करेंगे देखो, पहले तो W नीचे लगेगा mg, टेंशन T यहाँ पे लगेगी, W mg यहाँ पे लगेगा, टेंशन T लग रही है, और क्या दिया उसने, और इसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं है। ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, ये A है, ये B है,
ये एम और एन हमने मान लिया, ए और बी हमने मान लिया, ठीक है, यहाँ तक पूरा हो गया है। इसने बोला इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इसका कुछ, ठीक है, ओके। चलो मैं कराता हूँ पहले इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर। सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई अपॉन एन ए, एफ ई अपॉन एन ए, एम जी अपॉन एम एन, टेंशन अपॉन ए एम, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये डब्ल्यू इसका वेट, ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू। अब यहाँ से ये दो यूज करेंगे हम, एफ ई डब्ल्यू इंटू एन ए अपॉन एम एन, ठीक है, ये हो गया। एफ ई की वैल्यू रख दो तुम 1/4 इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर, यानी कि सेम ए बी का स्केयर, ओके। यहाँ पे W कितना है, W वही, W क्या होगा एम जी इंटू एन ए और एम एन, ठीक है, ओके। देखो एम जी, एम क्या होता है, V वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, क्योंकि हमें डेंसिटी दी है, इसको मास को हमें डेंसिटी टर्म में लेके आना पड़ेगा क्योंकि हमें डेंसिटी दी है, ठीक है। तो मैं मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने एम की जगह वी इंटू ये लिख दिया, हमने मान लिया कि इस क्यूब का वॉल्यूम सेम है, वी है, ठीक है, वी रो जी, ये तो हो गया एम जी का। और ये एन ए अपॉन एम एन, एन ए अपॉन एम एन, देखो इसने दिया था कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन आने के बाद में इसने क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में 30 का एंगल था, तो फिर 15-15 बढ़ गया, ठीक है, वर्टिकल से। तो 10-10 यहाँ पे हम 10-15 निकालते हैं, ठीक है, 10-15 निकालेंगे तो क्या होगा, ये थीटा बेस के साथ बनाया है, क्या होता है 10-15, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये वाला एन ए अपॉन बेस फ्लैश एम एन, एम एन फ्लैश 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 फ्लैश, ये फ्लैश है। 10-15 निकालते हैं हम, यहाँ पे भी फ्लैश है शायद आसपास कहीं, ठीक है, 10-15 हम निकालते हैं, 10-15 यहाँ से निकालोगे तो क्या, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एन ए, बेस क्या है एम एन, तो एन ए अपॉन एम एन 10-15, एन ए अपॉन एम एन 10-15, ठीक है, 10-15, ओके। अब देखो कुछ बात बन रही है, कोई भी बात, चलो ये इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन 1 इसको याद रखना, ये इक्वेशन 1। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि ये तो था वैक्यूम में, ये इक्वेशन आपकी वैक्यूम से आ गई है, अब मैंने पूरे सिस्टम को उठा के एक लिक्विड में डाल दिया है, और उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट है। रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी में डिफरेंस होता है, ठीक है, रिलेटिव मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में, वैक्यूम के रिलेशन में उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि के, वो बोल रहा है इप्सिलॉन आर, वो ओनली इप्सिलॉन नहीं बोल रहे हैं, वो इप्सिलॉन वाटर का, ये वो मीडियम का इप्सिलॉन नहीं बोल रहा है, वो रिलेटिव इप्सिलॉन बोल रहा है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि ये के या ई आर, कि उसने बोला के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे मीडियम में दोनों को डाल दिया जाता है, फिर बोलता है कि एंगल अब भी 30 ही रहता है, एंगल 30 रहता है तो डिस्टेंस ए बी अब भी सेम है, डिस्टेंस दोनों के बीच में वो सेम है, ठीक है, और एंगल भी सेम है। तो अब देखो मैं दूसरा बनाता हूँ फिगर, क्योंकि ये फिगर तुमने देख लिया है। उसने इसको डाल दिया है किसी मीडियम में, वही जल्दी जल्दी करता हूँ मैं इसको, ए बी प्लस क्यू है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब मान लो इनके बीच में वो क्या बोलते हैं, वो रिपल्सन का जो फोर्स है वो एफ डैश है, एफ ई डैश है, ठीक है, टेंशन टी डैश हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर क्योंकि एंगल तो चेंज हुआ नहीं, 15-15, ये एम ये एन ए बी, ठीक है, डिस्टेंस वही ए बी रहेगी क्योंकि एंगल चेंज हुआ नहीं है, ठीक है, ओके।
वेट मान लो, जब ये किसी लिक्विड में डाला है तो वे लिक्विड का आप थ्रस्ट ऊपर लगा होगा, 11th क्लास में है फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक में क्या बोलते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को डालते हैं तो आर्किमिडीज ने बोला था कि उसके जो डिस्प्लेस हुआ उसका कुछ लिक्विड है जो डिस्प्लेस हो जाता है, वो कितना होता है, वी रो जी, इसके जितना। ठीक है, अब ये देखो, ये डाला तुमने पूरा का पूरा, ये डूब गया, यानी कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा वो बिल्कुल चार्ज के वॉल्यूम के जितना हुआ होगा, यानी कि चार्ज का वॉल्यूम क्या था, v था, यानी कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो, और ये चार्ज का वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन वो बोलता है कि इसकी, इस वाटर की जो क्या बोलते हैं, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसकी डेंसिटी है ये सिग्मा, तो v सिग्मा जी ये हो गई है। ठीक है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इस वॉल्यूम के जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका एम जी कितना है, v सिग्मा जी। ओके ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसकी इक्वेशन, डब्ल्यू डैश एफ ई डैश टी डैश हो गया। ठीक है, 10 एंगल सेम है। ठीक है, ये एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो इसकी इक्वेशन बनानी है मुझे। क्या लिखूंगा मैं, डब्ल्यू डैश अपॉन एम एन एफ ई डैश अपॉन एन ए, और क्या कहते हैं टेंशन टी डैश अपॉन ए एम। ठीक है, ये दो ले लेते हैं हम, एफ ई डैश इसको इधर भेज देते हैं, ये हमने क्या बताया, एन ए अपॉन एम एन, क्योंकि एंगल तो चेंज हुआ ही नहीं, 10-15 इतना आ गया। अब देखो, अब क्या हो गया दूसरा, ये डब्ल्यू डैश कितना होगा, वी एम जी, इसकी जगह मैं एम जी, इसकी जगह क्या करूँगा मैं, वॉल्यूम रो, हाँ तो एम जी में बदलाव आएगा। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वी वॉल्यूम तो सेम था, रो रो कितना हो गया उसका, ये वाला लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है ये वेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक मिनट, डब्ल्यू डैश, इसका डब्ल्यू डैश कितना होगा, यानी कि हाँ क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट कितना होता है, एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। ठीक है, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट में पहले जो था एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट, एक्चुअल वेट कितना था, वी रो जी था, वी रो जी बोले तो ये वाला था। ठीक है, ये वाला था, इसमें से अब थ्रस्ट हमें घटाना होगा। अब थ्रस्ट कितने के बराबर होता है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, इसके उसका वॉल्यूम कितना होगा, बिल्कुल चार्ज के वॉल्यूम के जितना। ठीक है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट कितना होगा, वी सिग्मा जी। ठीक है, वी तो दोनों का सेम ही होगा, चार्ज का और उसका। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू डैश की जगह हम लिख देंगे वी एक्चुअल माइनस अप थ्रस्ट इंटू 10-15। ठीक है, वी एक्चुअल कितना था पहले वाला, वी रो जी माइनस अप थ्रस्ट हुआ वी सिग्मा जी इंटू 10 थीटा 10-15। ठीक है, अब रखते हैं हम इसको, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे, एफ ई डैश यानी कि 1/4 इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नहीं होगा, इप्सिलॉन तो होता है वैक्यूम का हो चुका है इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे हम क्या लिखेंगे, उसने रिलेटिव कांस्टेंट बोला है, ये कितना होता है, मीडियम का अपॉन वैक्यूम का। अब इसका ये लिखेंगे यहाँ पे ई एम, तो ई एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ भेज देंगे, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एफ ई डैश क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि मीडियम में रख दिया ये। ठीक है, और वही Q1 Q2 चार्ज सेम है, आर स्केयर ए बी स्केयर भी सेम है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, ये वाला वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, वी तो सेम है, कांस्टेंट कॉमन बाहर आ गया, जी भी बाहर आ गया, तो रो कितना था 1600 पहले, ये जिस मटेरियल का बना है चार्ज उसका क्या है 1600, ये डेंसिटी थी, और इसकी थी किसकी, लिक्विड के मटेरियल की डेंसिटी थी 800, ये तो 1600 वी कांस्टेंट बाहर आ गया, जी बाहर आ गया, 10-15। ठीक है, इतना तो हो गया हमारा। अब देखो, ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, इससे ऊपर का मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है।
डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है, 1/2 से डिवाइड कर दूंगा। ऊपर क्या 1 क्या थी, 1/4 एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बराबर किसके है, वी रो जी, यानी कि वी रो कितना था 1600, जी 10/15, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, यानी कि इधर क्या था 1/4 इप्सिलॉन के, फिर मीडियम में हो गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो गया। यहाँ पे इप्सिलॉन, यहाँ पे स्पेस का इप्सिलॉन नॉट आता है तो यहाँ पे इप्सिलॉन एम आएगा। इप्सिलॉन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये दे रखा था हमें, तो इप्सिलॉन एम की जगह हम लिख देंगे इप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्यू स्क्वायर ए बी ना डिस्टेंस चेंज हुई दोनों की, चार्ज भी सेम ही थे। अब ये क्या था, ये था 1600 माइनस 800, यानी कि 800 वी और जी सेम 10/15, देखो ये इक्वेशन 1 थी ये वाली, इसको मैंने इससे डिवाइड किया, यानी कि ये वाला लेफ्ट वाले से डिवाइड किया, राइट वाले से डिवाइड किया। लेफ्ट में ये था 1/4 एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर को डिवाइड किया मैंने 1/4 एप्सिलॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये रहा लेफ्ट का। इस साइड क्या था वी रो जी इंटू 10/15, वी रो की जगह मैंने 1600 रख दिया, जी 10/15 को डिवाइड किया मैंने 1600 माइनस 800, यानी कि 800 वी जी इंटू 10/15, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया मैंने, ठीक है। अब देखना हो गया काम, इससे तो ये उड़ गया। अब मैं नीचे वाले को हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये चौथा लेक्चर था, मुझे आज इसको फिनिश करना था हर हाल में, ठीक है, काफ़ी दिन हो गया था। वी जी कट गया 10/15, ठीक है, 800 दूनी 2, यहाँ राइट हैंड साइड में केवल 2 बचा है, सब उड़ गया, ठीक है। अब ये देखो स्टोरेज खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन के, ये बचा, इधर 2 बचा। अब इसको पलट देंगे 1/एप्सिलॉन के, ये हो गया, यहाँ से ये उड़ गया, और यहाँ 2, के की वैल्यू 2 आ गई है। देखो स्टोरेज खत्म हो गया है। जो इसने पूछा था कि पहले वैक्यूम में था, फिर मैंने एक मीडियम में डुबोया, उस मीडियम का कांस्टेंट के है, उस कांस्टेंट के की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सारा बता दिए, के की वैल्यू 2 आई है, इसको आराम से रोक के प्लेबैक करके देख लेना, ठीक है। मेरा स्टोरेज फिर से खत्म हो गया है। गॉड ब्लेस यू, स्टे एट होम, टेक केयर, जय हिंद।